નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં. હું કિન્નરી. દર્શક મિત્રો, આજના હરીફાઈના યુગમાં યોગ્ય શિક્ષણ વિના સર્વાઈવ થવું ખૂબ જ કપરું છે. વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ કારકિર્દી માટે અનેક મૂંઝવણ હોય છે. ભારતમાં શિક્ષણ વ્યવસ્થા છે, પરંતુ મેડિકલ ક્ષેત્રે ભારતમાં પૂરતી વ્યવસ્થા નથી, જેને કારણે વિદ્યાર્થીઓના ડોક્ટર બનવાના સપના માત્ર સપના જ બનીને રહી જાય છે. પરંતુ ભારતમાં મેડિકલ ક્ષેત્રે હજુ લાખો ડોક્ટર્સની જરૂર છે અને વળી ડોક્ટરી અભ્યાસક્રમ સ્ટેટસ, કમાણી અને સેવાની દ્રષ્ટિએ સર્વોત્તમ છે. જેથી ડોક્ટર બનવાની ઈચ્છા હોય અને મેરિટમાં 1 થી 2% જેટલા ઓછા પણ હોય તો ડોક્ટર બનવાનું સપનું માત્ર સપનું બની રહે છે. તો વિદ્યાર્થીઓ, તમારું ડોક્ટર બનવાનું સપનું અધૂરું ન રહે તે માટે યોગ્ય માર્ગદર્શન તેમજ MBBS કરવાની તક વિશેની તમામ માહિતી આપવા માટે આજે આપણી સાથે સંદેશ ન્યૂઝના સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે આ ક્ષેત્રના નિષ્ણાત મિસ્ટર DN त्रिवेदी के जो टियानजियान मेडिकल यूनिवर्सिटी इंडिया रिप्रेजेंटेटिव है. मिस्टर त्रिवेदी जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से हालिया माहौल है, चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस इतने बेहतर नहीं हैं, फिर भी आप चाइना के कॉलेज को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा. यह सवाल ज़रूरी भी है आज के संदर्भ में. देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी राष्ट्र परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होते. बदलते परिस्थितियों के साथ और रिलेशंस में चेंज आना स्वाभाविक है. चाइना हमारा आज से, चाइना के साथ जो रिलेशन है वो आज से ख़राब नहीं है. 1963 से ही हमारे रिलेशंस ख़राब हैं. लेकिन जब स्वर्गीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने 2003 में उन्होंने चाइना के साथ ट्रीटी किया ये मेडिकल के एग्रीमेंट के लिए. तो बड़े ही दूरदर्शी थे वो. उन्होंने देखा कि साहब हमारे यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं मेडिकल के, खास करके मेडिकल के क्षेत्र में, तो उन्होंने बड़े ही दूरदर्शिता के साथ सोच करके ही उन्होंने बायलिटरल एग्रीमेंट चाइना के साथ किया. और 2003 से हमारे भारतीय छात्र चाइना जाने लग गए मेडिकल की शिक्षा के लिए. जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, तो हम देख रहे हैं कि 1963 से ही चाइना, एक तो हमारे साथ उन्होंने गलत किया और लड़ाई हुई, लेकिन उसके बाद दिनों दिन स्थितियाँ सुधरी. फिर डोकलाम हुआ और अब गलवान. आज एशिया प्रशांत में 2 ही महाशक्तियाँ हैं, चाइना और भारत. भारत एक बहुत बड़ा बाजार है. इस बाजार पे सबकी निगाहें हैं. तो परिस्थितियाँ तो चेंज होनी है. 2014 से परिस्थितियां बदली. मोदी सरकार आने के बाद मुंह तोड़ जवाब दिया गया. इतना ही नहीं, आज आप जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि आज भारतीय सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है. पहला कौन है? पहला चीन और दूसरा भारत. तो शक्ति तो दोनों ही हैं और युद्ध तो नहीं हो सकता. ये आप इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे 2 पड़ोसी हैं. हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में कभी नाले को लेके विवाद हो गया, कोई छोटा मोटा विवाद हो गया, ये बाउंड्री वॉल के लिए विवाद हो गया, तो ये सब तो चलता रहेगा. जब जीवन है तो थोड़ा संघर्ष तो जरूरी है. और इसके साथ साथ गलवान में हुआ क्या? गलवान में चाइना ने थोड़ी सी दादागिरी दिखाने की कोशिश करी. उन्होंने हमारे 20 मारे, हमने उनको 200 मारे. इतना ही नहीं, घर में घुस के 1962 में जो चाइना ने दुष्टता किया था वो सारा का सारा जमीन हमने अपना ले लिया. ऐसा क्यों हुआ? हमारे सशक्त नेतृत्व के वजह से. आज ये मोदी है तो मुमकिन है. हम कोई व्यवसाय करने तो जा नहीं रहे. हमारे यहाँ वो मौलिक सुविधाएं नहीं हैं जिनकी वजह से हम वहाँ पे सारे के सारे जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, प्राइवेट तो कुछ है ही नहीं. इस वजह से हमें वहाँ पे ज़्यादा सीखने को मिलता है. मेडिकल में क्या है? मेडिकल शिक्षा में प्रैक्टिकल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. आज आप देखें विश्व के परिदृश्य में, आप देखें तो जो हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, जहाँ पे डेस्टिनेशंस हैं, जहाँ पे बच्चे जाते रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा पहले लेके चलना चाहूँगा. आप जब देखेंगे कि ये मेडिकल काउंसिल एक्ट 2002 क्यों बना. 2002 के पहले कोई भी
व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट किसी भी राष्ट्र में जाकर के अपनी मेडिकल शिक्षा पूरी करके आ सकता था और आने के बाद इंडिया में उसे रजिस्ट्रेशन मिल जाती, कोई परीक्षा थी ही नहीं। हम कोई चाइना की इकोनॉमी सुधारने नहीं जा रहे, हम उनके साथ व्यवसाय करने नहीं जा रहे। हमारा सेक्टर क्या है? छोटा सा सेक्टर है, शिक्षा का सेक्टर है। जो मूलभूत सुविधाएं हमारे यहाँ नहीं है वो हम, ठीक है, दुश्मन के देश में ही जाके अगर हम उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने देश में आते हैं, ब्रेन ड्रेन, इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, जिसका सपना वाजपेयी जी ने देखा था। आज हमारे माननीय नेशनल हीरो श्री मोदी जी उस रास्ते पर सोच रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन वक्त लगेगा। मोदी जी का सपना है कि हमारे भारतवर्ष के हर जिला में जितने भी सदर अस्पताल हैं उनको मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। इसके लिए भारी संसाधन की जरूरत है, थोड़ा वक्त लगेगा, हम भी आएंगे, लेकिन अभी तत्काल क्या करें? जो अभी बच्चे हैं उनको क्या करना है? क्या साहब, आज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में फीस कितनी होगी? इतना फीस अफोर्ड करना, क्या एक बच्चा, आप मोटा मोटी देखें तो 70 से 80 लाख से नीचे तो कोई सवाल ही नहीं है कि इंडिया में आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या कहीं भी आप पढ़ाई कर लें। गवर्नमेंट में संघर्ष इतना ज़्यादा है, सीटें इतनी कम है, इस साल कट ऑफ 620 से ऊपर गया। तो सवाल यह है कि प्राइवेट में हर बच्चा 60-70 लाख 80 लाख खर्चा करके कहाँ से इतना पैसा लाएगा? और उससे भी बड़ी बात है, अब नेशनल मेडिकल काउंसिल आ चुकी है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया समाप्त हो चुकी है, सारी व्यवस्थाएं चेंज हो रही हैं। तो इसमें क्या है कि पहले जिन्होंने भी 2017 के पहले मेडिकल में एडमिशन लिया इंडिया में, उनकी तो लॉटरी रही, लेकिन 2017 के से जिन्होंने भी इंडिया में एडमिशन लिया है, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ले या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ले या विदेशों में ले, अब सबों को एक सम्मिलित परीक्षा जिसका नाम एग्जिट 1 है उसे पास करना ही होगा। और आप खुद जाके उसका सिलेबस देखें, 90% प्रैक्टिकल आधारित ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप सोचें ना कि आज जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सुदूर गाँव में है, जहाँ पेशेंट की पूरी क्षमता नहीं है, पेशेंट है ही नहीं, वहाँ प्रैक्टिकल क्या होगा? फैकल्टी नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, तो होना क्या है? फिर जो ये नेशनल मेडिकल काउंसिल का एग्ज़ाम होगा, क्या हमारे बच्चे उसमें पास हो पाएंगे? दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, चाइना ने जब भी, कोरोना के वक्त की ही मैं बात लूँगा, कोरोना के वक्त में क्या हुआ? नवंबर लास्ट में चाइना में ये डिक्लेयर होना शुरू हो गया कि उनके यहाँ एक महामारी आई है। दिसंबर में उन्होंने वुहान शहर को लॉकडाउन किया, और इसके साथ साथ जितने भी भारतीय छात्र वहाँ पढ़ रहे थे या विदेशों के जितने भी इंटरनेशनल छात्र पढ़ रहे थे, उन सबों को आगाह किया कि हमारे देश में महामारी आ चुकी है, आप सभी सुरक्षित अपने अपने देश चले जाएं। और यकीन मानिए, हमारा भी जीना हराम कर रखा था यूनिवर्सिटी ने कि तुम अपने बच्चों को वापस लो। हम लोगों ने कैसे कैसे करके टिकटें कराई। तकरीबन 14 या 15 जनवरी तक जितने भी विदेशी छात्र चाइना में थे, सब अपने अपने देश पहुंच गए थे। हमारे भारतीय छात्र भी 14-15 जनवरी तक इंडिया आ चुके थे। चाइना ने इतनी ईमानदारी तो करी, बच्चों के साथ तो कोई द्वेष भाव नहीं रखा। वैसे भी चाइना की जो जनता है वो बहुत ही प्यारी है और उनका दोस्ताना रवैया बहुत अच्छा है। चाइना ने रिलेशन सुधारने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। अब देखो, अभी कुछ दिन पहले चावल हिंदुस्तान से खरीदा। मोदी साहब, हमारे लोग हमसे नाराज ना हो, हमारी जनता भूखे मर जाएगी। तो आज चावल एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है उनको, लो भाई चावल खाओ, खुश रहो। हमारा जो नेतृत्व है, हमारे जो आज नेशनल हीरो हैं, हमारे प्रधानमंत्री, मैं गर्व से कहता हूं, मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। चाइना को झुकना ही पड़ा और आज सब कुछ सही हो चुका है। मिस्टर त्रिवेदी, आपसे ये जानना चाहेंगे, चाइना में तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है, और दूसरी चीज ये कि चाइना में एमबीबीएस करने के लिए कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ती है? मैडम, बीजिंग चाइना की राजधानी है। बीजिंग से 120 किलोमीटर की दूरी है। अगर हम बुलेट ट्रेन से जाएंगे तो 23 मिनट लगता है, और अगर हम बाई रोड जाते हैं तो 2 घंटे का सफ़र हो जाता है। तियानजिन चाइना का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, और जो कॉलेज है वो शहर के बीचों बीच स्थित है, हैपिंग रोड में। तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बड़े ही सरल नियम बनाए गए हैं।
सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यूनिवर्सिटी क्या है, कैसी है। तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी चाइना गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट 211 के अंतर्गत आती है। प्रोजेक्ट 211 का मतलब ये हुआ कि चाइना के जितने भी अन्य मेडिकल कॉलेज हैं वो सभी के सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। सारे सिलेबस का निर्धारण कि हाउ टू टीच द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और उनके सारे जितने भी फैकल्टी हैं उनका निर्धारण सारे की सारी यूनिवर्सिटी का, ये तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा ही किया जाता है। तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी 14,600 बेड का इसका अपना हॉस्पिटल का इसकी शक्ति है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, इसका टोटल 6 हॉस्पिटल है जिनकी बेड की संख्या 14,600 बेड्स हैं। अत्याधुनिक हॉस्पिटल्स हैं इसके। तो तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी में 100 सीटें दी गई हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। 2014 तक चाइना में कोई लिस्टिंग की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ भी ऐसा ही था कि जितने चाहें उतने बच्चे आप भेज दें कॉलेज में। लेकिन चाइना गवर्नमेंट ने, और तकरीबन 84-85 के आसपास यूनिवर्सिटी इंडिया से बच्चे लेती थी, लेकिन चाइना गवर्नमेंट ने अपनी गुणवत्ता में सुधार किया कि नहीं साहब ये ठीक नहीं हो रहा है, हमें अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट चाहिए और हम अच्छी क्वालिटी से ही पढ़ा पाएँ। इसलिए उन्होंने सीटों का निर्धारण किया और इसके लिए उन्होंने कॉलेज को 3 भागों में बांटा, A, B, C। जिनको A ग्रुप में रखा उन्हें 100 सीटें दी, जिन्हें B ग्रुप में रखा उन्हें 60 सीटें दी और जिन्हें C ग्रुप में रखा उन्हें 30 सीटें दी। तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी ने बड़े ही सरल हिसाब से रखा है कि साहब आपके 11th और 12th में मोर देन 70% मार्क्स होने चाहिए, नीट में कम से कम 200 मार्क्स आपके होने चाहिए ताकि आप मेडिकल एडमिशन्स वहाँ ले सकते हैं। तो बड़ा ही सरल प्रक्रिया है और इसका पूरे भारतवर्ष में हमारे जो सहयोगी हैं उनके द्वारा हर जगह कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर स्टेट में एक सहयोगी हमने बना रखे हैं, जिनके माध्यम से एप्लीकेशंस आते हैं और जिनमें जो योग्य बच्चे होते हैं उन्हें हम एनरोल कर लेते हैं। ચાઇનામાં એમબીબીએસની વાત થઈ રહી છે ત્યારે ટિયાનજિન મેડિકલ યુનિવર્સિટીમાં ભણતર દ્વારા ડોક્ટર બનેલા અને હાલ પ્રેક્ટિસ કરી રહેલા ડોક્ટર્સની અનુભવ આપણે જાણીએ। नमस्कार, मैं अंकुर चौहान, मैं उत्तराखंड इंडिया से हूँ और मैंने यहाँ इस तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर में पढ़ रहा हूँ और मैंने एडमिशन लिया ग्रोवेल कंसल्टेंसी के थ्रू। शुरू में मैंने बहुत सारी कंसल्टेंसी से सलाह ली थी, लेकिन फिर मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। लास्ट में मुझे जब मैंने ग्रोवेल कंसल्टेंसी वालों से बात की तो मुझे थोड़ा लगा कि हाँ जनरल लोग हैं और उन लोगों ने मुझे बिल्कुल सही राय दी, उन लोगों ने मुझे बजट वगैरह के बारे में बिल्कुल सही बताया। फिर मैंने यहाँ एडमिशन लिया उनके थ्रू और जब मैं यहाँ पे आया तो उन्होंने जैसा कि बोला था कि उनके लोग यहाँ पे हैं, उनका एक छोटा सा ऑफिस टाइप यहाँ पे है, तो बिल्कुल वैसा ही था। और यहाँ पे उनके ऑफिस के जो लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने हमें शुरू वाले दिन से ही काफ़ी हेल्प की। क्योंकि प्रॉब्लम होता है कि सबसे ज़्यादा हम लोग का यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है। हम लोग को चाइनीज़ नहीं आती है, चाइनीज़ लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं, बाकी और कोई लैंग्वेज हम बोल नहीं सकते, उनसे चाइनीज़ बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो वो लोग हमारे साथ जाते थे, इवन कि वो लोग हमारे साथ बैंक्स में गए हैं, शुरू में शॉपिंग के लिए भी गए हैं, काफ़ी जगह पे गए जहाँ पे उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों में हमें बहुत हेल्प की। उसके बाद कई बार क्या होता है कि जो हम लोग को अगर कोई ट्यूशन फीस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाता है या फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वो लोग हमें ऑफिशियली भी सपोर्ट करते हैं, तो जिससे कि हम लोग को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। एटमॉस्फेयर यूनिवर्सिटी का काफ़ी अच्छा है। पढ़ाई के मामले में जो टीचर्स हैं वो काफ़ी वेल क्वालिफाइड हैं, वो लोग हमें पीपीटी प्रोवाइड्स करा देते हैं जिसके थ्रू अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। समय समय पे यहाँ पर एमसीआई की कोचिंग्स होती रहती हैं, एमसीआई की क्लासेस लगती रहती हैं, इवन की यूएसएमएल की क्लासेस भी लगती हैं। तो काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी सारे इंडियंस लोग हैं, नीचे इंडियन मेस में इंडियन खाने की व्यवस्था है। तो एक तरह से पूरा बहुत अच्छा माहौल है। कई बार लगता नहीं है कि हम लोग इंडिया से कहीं पे बाहर हैं, हर तरह के लोग हैं, सीनियर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो कुल मिला के बहुत अच्छा है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि यदि आप लोग चाइना आने का प्लान कर रहे हैं या कहीं बाहर आने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोग तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी या कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटी अगर लें तो ग्लोबल कंसल्टेंसी की अगर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद। Hi, I am Shairi Mitra and I am from Haryana. I am in 4th year MBBS in Tianjin Medical University and I came through Global Consultancy. The consultancy gave me a scholarship for 5 years. The people here are very helpful and in any case if we need them they provide us with all the help that they can and I am really happy here. मैं डॉक्टर सौरभ बनर्जी का पिताजी बोल रहा हूँ। उसको डॉक्टर बनाने में त्रिवेदी सर ने मेरी बहुत हेल्प की। मैं उसको
बेंगलोर में एक कंसल्टेंसी में पहले उसको एडमिशन के लिए बाहर चाइना के लिए उनसे कांटेक्ट किया था। वहाँ पे मैंने पैसे भी जमा करवा दिए, लेकिन वो फ्रॉड निकला। फिर मेरे एक दोस्त ने मेरे को त्रिवेदी सर का नंबर दिया और उनके ही कहने के पर फिर मैंने उनसे वो पैसे भी उन्होंने वापस दिलवाए और मेरे लड़के को तियानजिन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाया। उसकी सारी फीस मैंने इंडियन करेंसी में ही त्रिवेदी सर को दी थी, जिन्होंने जो है वहाँ टाइम टू टाइम उसकी पेमेंट कर दी। मेरे को उसके एजुकेशन में जो 4.5 साल का टाइम पीरियड और प्लस में किसी किस्म की भी कोई दिक्कत नहीं आई। त्रिवेदी सर ने मेरी पूरी हेल्प की और ऐसे भी वो बहुत हेल्पफुल आदमी है। और MCI का क्लास भी उन्होंने एडिशनल करवाया था वहाँ पे बच्चों का, जिस पे मेरा लड़का एक ही चांस में दिल्ली में MCI क्लियर कर गया। इस वक्त वो अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में से MS कर रहा है। ये त्रिवेदी सर बहुत अच्छे और नाइस पर्सन है, यही मेरा कहना है। मिस्टर त्रिवेदी, आपसे ये जानना चाहेंगे, गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए चाइना में MBBS कितना उपयोगी होता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। 2005 में आई थिंक चाइना का पहला बैच हमने तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर भेजा था और इस 15 सालों के सफ़र में मैं उम्मीद करता हूँ तकरीबन कम से कम 500 बच्चे तो मैंने भेजे ही हैं जो कि गुजरात से गए। गुजरात और सभी सफलतापूर्वक, आज मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि वो देश के लिए, गुजरात के लिए एसेट बन के आए, लायबिलिटी बन के नहीं आए। एक भी बच्चा तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो शिक्षित होकर के आया, ऐसा कोई भी नहीं है जो MCI का स्क्रीनिंग टेस्ट पास ना किया और जिनकी ज़िंदगी सफल ना हुई। आज गुजरात के तकरीबन मैं समझता हूँ सारे के सारे जितने भी मेडिकल के हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा और इसके बाद प्राइवेट सेक्टर, इनमें सभी के सभी कार्यरत हैं और बड़े ही सफलतापूर्वक राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं।